हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों। पिछले टर्म में मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेसेस याद करने के लिए दिया था और उधर सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल्स खत्म हुए थे। आज हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बता रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और एक या अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, उनको जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लास तीन होते हैं, एक होता है नाउन क्लास, एक होता है एडजेक्टिव क्लास और एक होता है एडवर्ब क्लास। तो सबसे पहले हम आपको नाउन क्लास के विषय में पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, नाउन क्लास क्या होता है, इसके अंतर्गत दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, इफ और वेदर। एक बार फिर से, नाउन क्लास के अंतर्गत दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, इफ और वेदर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं। समझ गए ना? किसके रूप में? कंजंक्शन के रूप में। और यह मैं पहले बता चुका हूं कि इनके माध्यम से प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं के वाक्यों को जोड़ा जाता है। यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि समथिंग के लिए व्हाट का प्रयोग, सम प्लेस यानी स्थान के लिए वेयर का प्रयोग, सम टाइम यानी समय के लिए व्हेन का प्रयोग, सम रीजन यानी कारण के लिए व्हाई का प्रयोग और समवन के लिए हु का प्रयोग करते हैं। इफ और वेदर का प्रयोग हम स्पेसिफिक अलग से बताएंगे। अब इसमें इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 सब्जेक्ट टू द वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, नंबर 4 केस इन अ पोजिशन टू द नाउन और नंबर 5 कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। तो सबसे पहले आइए सब्जेक्ट टू द वर्ब। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेंटेंस है कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का, बहुत ध्यान दे रहा, फुल स्टॉप। इट इज ट्रू। तो राम एक ईमानदार लड़का है, यह सत्य है। इनमें एक प्रिंसिपल क्लास है और एक सबऑर्डिनेट क्लास है। अब ये देखेगा, आपको समझ में आएगा कौन सा प्रिंसिपल क्लास है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है। वाक्य की हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, राम एक ईमानदार लड़का है, इट इज ट्रू, ये सत्य है। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, इस सेंटेंस से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सेंटेंस से ये सत्य है, हमने क्वेश्चन किया क्या सत्य है कि राम एक ईमानदार लड़का है। यानी आपने देखा कि ये जो इट है, ये पूरे इस वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। इट इज ट्रू, ये सत्य है। क्वेश्चन किया क्या सत्य है कि राम एक ईमानदार लड़का है, यानी ये सत्य है। तो इट जो है इस पूरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है, यानी ये प्रिंसिपल क्लास है और ये सबऑर्डिनेट क्लास है। ध्यान देना। अब चूंकि इट इस पूरे क्लॉज की ओर संकेत कर रहा है, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस इट के स्थान पर इस पूरे वाक्य को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ रही ना? एक बार फिर से देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का, इट इज ट्रू, ये सत्य है। हमने इस वाक्य से क्वेश्चन किया, इट इज ट्रू यानी ये सत्य, क्या सत्य है? तो जवाब हुआ कि राम एक ईमानदार लड़का है। यानी ये इट जो है इस पूरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। दूसरे शब्दों में इस पूरे वाक्य को हम इट के स्थान पर एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वही हमें करना है। जब हम सब्जेक्ट टू द वर्ब पढ़ेंगे तो कंजंक्शन सब्जेक्ट के साथ ऐड होगा। तो जब ये वाक्य बनेगा तो वाक्य बनेगा दैट राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, इज ट्रू। तो देखिए, सब्जेक्ट टू द वर्ब
तो दैट राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये सब्जेक्ट हुआ इस वर्ब के लिए। हाँ समझ गया ना, तो ये सब्जेक्ट टू द वर्ब हो गया। एक वाक्य और देखिए, अब जैसे एक वाक्य हम और दे रहे हैं यहां पर, जैसे सेंटेंस है ही हैज स्टोलन माई बुक, फुल स्टॉप, इट इज known to all। सेंटेंस है कि उसने मेरी पुस्तक चुराई है, इट इज नोन टू ऑल, ये सबको ज्ञात है। क्वेश्चन किया, क्या सबको ज्ञात है? कि उसने मेरी पुस्तक चुराई है। एनालिसिस करने पर आपने देखा कि ये इट जो है इस पूरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है भाई उसने मेरी पुस्तक चुराई है, इट इज नोन टू ऑल, ये सबको मालूम है। क्वेश्चन किया, सबको क्या मालूम है? कि उसने मेरी पुस्तक चुराई है, यानी इट जो है इस वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। ये सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, ये प्रिंसिपल क्लास हुआ। तो दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि इस पूरे क्लास को हम इट के स्थान पर एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, वही हमें करना है। तो जब वाक्य बनेगा तो हो जाएगा दैट ही हैज स्टोलन माई बुक। अब इट के स्थान पर ये आ गया, आगे इज नॉन टू ऑल, कि उसने मेरी पुस्तक चुराई है, इज नॉन टू ऑल, सबको मालूम है। यानी दैट ही हैज स्टोलन माई बुक इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज, हो गया सब्जेक्ट टू द वर्ब। क्लियर? अब देखिएगा नंबर 2 में आता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब में भी यही वाक्य हम रिपीट करेंगे ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। जैसे पहला वाक्य है कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहां पर इट इज ट्रू, हमने यहां लिख दिया आई नो इट। ध्यान दीजिए, राम एक ईमानदार लड़का है, मैं जानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं। आपने देखा तो यहां पर इट जो था सब्जेक्ट के स्थान पर था और यहां इट ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो गया। तो अब इसकी भी एनालिसिस हम कर रहे हैं कि राम एक ईमानदार लड़का है, आई नो इट, मैं जानता हूं, ये इस बात को जानता हूं। क्वेश्चन किया, मैं जानता हूं क्या, किस बात को? कि राम एक ईमानदार लड़का है। तो आपने क्या देखा, ये इट जो है इस पूरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। दूसरे शब्दों में इट जो है इस नो का ऑब्जेक्ट है, तो हम इस पूरे वाक्य को इट के स्थान पर एज ए नो का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, वही हमें करना है। देखिए कैसे, आई नो दैट, यहां पर कंजंक्शन आ गया ऑब्जेक्ट द वर्ब में, दैट राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। मैं जानता हूं कि राम एक ईमानदार लड़का है, यानी दैट राम इज एन ऑनेस्ट बॉय इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नो। तो हो गया ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। वाक्य समझ में आया ना? डिफरेंस क्लियर हुआ? एक वाक्य और रखा हूं, वही सेम सेंटेंस। जैसे सेंटेंस है ही हैज स्टोलन माई बुक, उसने मेरी पुस्तक चुराई है। यहां पे आई नो इट, वही चीज दे दिया मैंने, उसने मेरी पुस्तक चुराई है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को, किस बात को?
कि उसने मेरी पुस्तक चुराई है। यानी यहाँ भी इट स्नो का ऑब्जेक्ट है, और अभी एनालिसिस करने पर ज्ञात हुआ कि ये इट जो है इस पूरे वाक्य की ओर संकेत कर रहा है। दूसरे शब्दों में इस पूरे वाक्य को एज ए ऑब्जेक्ट किसका, वर्ब नो का हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी हमारा बन जाएगा, तो हो जाएगा आई नो दैट। अब ध्यान देना यहां पर, ही हैड स्टोलन माई बुक। तो बन गया आई नो दैट ही हैड स्टोलन माई बुक, यानी दैट he has stolen my book is the object of verb no। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। बात क्लियर हुआ ना। अब इसके आगे अगला नियम कल बताएंगे।